हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां ये ज़रूरी है कि हम एकजुट रहें और अपना मुस्तकबिल अपनी मुट्ठी में ले लें, अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में ले लें। सर्वप्रथम मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जो हमारे पीर हैं, एक महान फ़कीर जो हमारे गुरु हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, जिनकी परस्तिश करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गुरु रविदास जी ने जो सपने देखे, एक समता का, समरसता का, भक्ति से विद्रोह, अगर सारांश में एक पंक्ति में उनकी सोच, उनकी विचारधारा को कहा व्यक्त किया जाए तो वो है भक्ति से विद्रोह, असमानता को कैसे हटाएं, समान समाज। उन्होंने कल्पना की थी एक बेगमपुरा की, आप जानते होंगे बेगमपुरा, जहां पर कोई कष्ट ना हो, जहां पर कोई दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारियां ना हो, जहां पर सिर्फ समता हो, जहां पर कायनात की सारी खूबसूरत चीजें वहीं पर जाके सिमट जाती हों। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नहीं, नीच नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई अत्याचार नहीं। ऐसी संत गुरु रविदास ने कल्पना की थी। वो तो कल्पना ही थी, कल्पना हकीकत में हमेशा बदलती नहीं है, लेकिन कल्पना से ये होता है कि उम्मीद भरी रहती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद भी देख रहा हूँ। यहाँ पर कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, कल्पना करते रहेंगे और हो सकता है किसी एक वक्त में, कहते हैं कि स्वर्ग में भी ऊंच नीच होती है, लेकिन हो सकता है किसी वक्त में ऐसा समाज हम देख पाएं। बाबू जगजीवन राम का मैं नाती हूँ, वो मेरे नाना जी थे। और गुरु रविदास जी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि गंगा के तट पे बनारस में वहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर है, रविदास जी को समर्पित बहुधर्मी मंदिर है। वहाँ पर सबसे बड़ा विशाल मंदिर है। अगर आप वहाँ पर ट्रेन से जाएंगे, ब्रिज से जाएंगे तो आपको दिखाई देगा संगमरमर का मंदिर। मैं आमंत्रित करता हूँ आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर बैठें, गंगा के तट पे है, बड़ा सुकून मिलेगा। वो बहुधर्मी मंदिर है, वहाँ पर गिरजाघर भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर बौद्ध स्तूप भी है उसी मंदिर में। तो आइए, श्रद्धा का स्थल है, आस्था का स्थल है। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सब आएँ, जो बनारस आएँ वहाँ पर उस मंदिर में आएँ। ये वैसा मंदिर है, गुरु रविदास जी का मंदिर। तो कल बाबू जगजीवन राम जी की जयंती है, मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। वो हमें शक्ति देते रहें, वो हमारी आवाज़ बुलंद करते रहें, वो हमें ताकत देते रहें। समाज में जो ज़रूरतमंद है, जो सबसे कमज़ोर है, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़ा होता है, जिसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, जिसको बोलने नहीं दिया जाता, जो दूसरों को मैला उठाता है, जो समाज का मैलापन सोख देता है, वो लोग, उनके लिए वो संघर्ष करते थे। जो दलित थे, जो वंचित थे, जो शोषित थे, उनके लिए संघर्ष करते थे। तो हमें वो शक्ति दें कि हम वो संघर्ष जारी रखें, लड़ते रहें, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए। यही बाबूजी की पहचान थी, यही उनकी विरासत है। और ये विरासत के उत्तराधिकारी मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई परिवार नहीं, आप सब हैं, हम सब हैं। हमारा दायित्व है कि इस विरासत को और पुख्ता करें, इसको और मजबूत करें। और जो सोच है, यही वो सोच, ये संघर्ष की सोच, उसको लेके अगली पीढ़ी तक ले जाएं। कुछ नौजवान मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी है, मिलने का मौका तो मिल रहा है। ऐसे माहौल में आप सबसे मैं वार्तालाप भी करना चाहता हूँ। इसके बाद हो सके वक्त में आइंदा भी हम मिलते रहेंगे, संपर्क होता रहेगा, लेकिन संघर्ष जारी होना चाहिए। यही बाबूजी की सोच थी। तो क्योंकि मैं बाबूजी का नाती हूँ, मैं बाबूजी के जीवने के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि जब भी मुझे ऊर्जा की ज़रूरत होती है कि अरे मुझे ताकत दो, ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, सभी के जीवन में होता है, तो मैं बाबूजी की जीवनी को याद कर लेता हूँ, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनकी निष्ठा को, उनकी प्रतिबद्धता को, उनकी सफलताओं को, उनकी उपलब्धियों को। और मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है, और जो आत्मसंदेह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में बाबूजी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, दो शब्द इजाज़त दें। तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होता है कल्पना करना कि 115 साल पहले भारत में, बिहार के एक छोटे से गांव में, पिछड़ा हुआ गांव, गरीबी, व्यापक मुफलिसी, और इस एक समाज से, एक चमटोली से, जहाँ पर चमार रहते हैं, चमटोली से एक व्यक्ति उभर के आता है। ऐसे समाज से, जो समाज ही नहीं है, वो समाज है जो समाज के दायरे से भी बाहर है, समाज की सीमाओं से भी बाहर है, क्योंकि वो अवर्ण है, वर्ण है और अवर्ण है। वहां से वो व्यक्ति आता है। देखिए, जो जाति प्रथा है ना, उसने
जो अपमान है, जो जुल्म है, जो अवमानना है, जो तिरस्कार है, उसको एक धर्म में बदल डाला। बड़ी अनोखी और विचित्र बात है कि उसको एक संस्कृति बना दी, उसको एक परंपरा बना दी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अपमान को उपासना बना दी किसी ने, एक व्यवस्था ने, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे समाज के वो भर से आते हैं। 115 साल पहले वो जमाना कुछ और था, अब तो तब्दीलियां हुई हैं, आधुनिकता आई है, बाबूजी के, महानुभाव के ऐसे बहुत देन हैं, लेकिन वो समाज कुछ और था। जकड़ थी, पकड़ थी जाति की, जाति जमी हुई थी। तो बाबूजी आप जानते हैं कि उस समय, और मुझे लोग कहते हैं कि जब जो दलित वर्ग के लोग थे, जब चमार थे, जब वो जाते थे तो अपने गले में एक पीकदान होता था जहां पर वो थूक सकें ताकि वो जमीन दूषित ना हो। जब वो चलते थे तो उनके कमर में एक झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि अपना रास्ता खुद ही साफ करते हुए जाएं। जब उन टमटम कभी स्वर्ण की गली से गुजरती थी तो लोगों को, दलितों को उठ के चलना पड़ता था सर झुका के। ये वैसा वक्त था। बदलाव तो आया है, हो सकता है मानसिकता में बदलाव ना आया हो, लेकिन हालात तो बदले हैं। लेकिन ये वो वैसा वक्त था जहाँ से बाबूजी उभर के आए, ऐसी परिस्थिति में उभर के आए। उन एक मशहूर है, एक वाकयात है कि जब वो आरा टाउन स्कूल में, उनका गांव चंदवा में हुआ, उसकी पैदाइश चंदवा में हुई, उसकी चमटोली में, और आरा टाउन स्कूल में वो पढ़े। और आरा टाउन स्कूल में 2 घड़े रखे हुए थे, एक अवर्ण के लिए, एक सुवर्ण के लिए, औरों के लिए। और बाबूजी ने उस घड़े को तोड़ दिया। 10 साल की उम्र थी तो उनका संघर्ष वहीं से शुरू हो गया था, जाति प्रथा के खिलाफ। तो प्रिंसिपल ने दोबारा घड़े रख दिए, उन्होंने दोबारा जाके तोड़ दिया, जब तक प्रिंसिपल ने हार मानना पड़ा और कहना अब घड़े एक ही हो गया। स्कूल में बाबूजी अव्वल नंबर लाते थे, गणित में 100% नंबर, संस्कृत में 100% नंबर। और अंग्रेजी पढ़ने के लिए चंदवा से उनको आरा स्टेशन जाना पड़ता था, जो 10 किलोमीटर दूर था। तब आई उनको अंग्रेजी में पकड़। और बाद में जब बहुत बड़े सियासतदान बने, हुक्मरान बने, तो वो बड़े बड़े जो नौकरशाह थे, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, उनकी अंग्रेजी को सुधारते थे। वो लोग अपने आप को कम नहीं समझते थे, लेकिन उनको शर्मिंदा कर देते थे वो। और नौकरशाह की जो समुदाय था, बड़ा खौफ था बाबूजी के प्रति, डरते थे, थर थर कांपते थे कि अब बाबूजी क्या कर देंगे, कौन सा नुक्स बता देंगे, हमारी योग्यता में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। तो बाबूजी जाते थे अंग्रेजी पढ़ने, संस्कृत पढ़ने, संस्कृत में उनके 100 नंबर आते थे, ऐसे थे वो। तो बाबूजी आरा में पढ़े, फिर वो गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहते थे। वहां के छात्रावास में कहा गया कि आप खाना अलग पकाएं, बाबूजी ने इनकार तो कर दिया, लेकिन भेदभाव बहुत था। कुछ साल बाद उनको छोड़ना पड़ा, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय। वो एक वैज्ञानिक बन रहे थे, लेकिन इनकलाब की पुकार, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना वो ज़रूरी था उस वक्त, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। वो संग्राम में जुड़ गए। 2 लड़ाई उन्होंने लड़ी, एक जाति प्रथा के खिलाफ, एक अंग्रेज़ों के खिलाफ। 29 साल की उम्र में उनके 14 MLA थे, 14 MLA। दलित वर्ग संघ उन्होंने बनाया। उससे भी कम उम्र में कलकत्ता में एक मैदान में उन्होंने 35,000 मजदूर का सम्मेलन किया, जैसे ये सम्मेलन हो रहा है। 35,000 लोग वेलिंगटन स्क्वायर में आए। मैं कुछ दिन पहले वहीं पर गया था। वहाँ पर एक छोटे से कमरे में बाबूजी रहते थे, मैंने वहाँ पर गया। एक मेरे लिए तो एक आस्था का स्थल है, मैं तो वहाँ पर जाऊँगा ही। एक छोटे से कमरे में रहते थे, वो उनके बड़े भाई जी का कमरा था, क्योंकि वहाँ पर वो कॉलेज में कंपाउंडर थे, वहाँ पर रहते थे। और संघर्ष वहाँ पर जारी किया उन्होंने। और जेल गए, हजारीबाग जेल गए, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। और उसके बाद कैमूर की पहाड़ियाँ को चीरते हुए, अंगारों पे चलते हुए, तूफानों को झेलते हुए वो दिल्ली आए। दिल्ली तो मरकज था सियासत का, वहाँ पर दिल्ली आए और दिल्ली में वो एक ऐसे सियासतदान बने, ऐसे हुक्मरान बने, इतने प्रभावशाली, इतने शक्तिशाली, इतनी उपलब्धियाँ। यहाँ पर सियासत में आने के बाद उनकी क्षमता और योग्यता का नया प्रदर्शन हुआ, एक नया रूप देखने को मिला। जब श्रममंत्री थे तो बहुत उदारवाद कानून उन्होंने बनाए श्रम बल के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट उन्हीं की देन है, फैक्ट्रीज एक्ट उन्हीं की देन है। जब वो कृषि मंत्री थे तो आप जानते हैं हरित क्रांति के नायक थे। उससे पहले तो हम एक दश्तरी लेकर भिक्षु की तरह दुनिया भर में जाते थे कि हमें अनाज दो, हमें गेहूं दो, हमें चावल दो, हमारे पास है नहीं, बहुत लोग हैं। लेकिन बाबूजी के आने के बाद अनाज का भंडार हो गया, हम देख रहे हैं, ये प्रमाण है। बल्कि उस दिन शपथ ग्रहण के दिन, उसके पहले अकाल पड़ रहा था, शपथ ग्रहण के दिन
बारिश होने लगी तो अगले दिन सुर्खियों में आया कि बाबूजी ही बरस रहे हैं। 71 के जो विजय था, विजय के वो रचयिता थे, राजवीर जी ने उसका जिक्र किया। एक नया मुल्क हुआ, एक नई कौमियत, एक नई उम्मीद, भूगोल ही बदल गया दुनिया का, सीमाएं बिखर गईं, ऐसी शानदार फतेह। और बाबूजी की रणनीति थी, अरे वो रक्षा मंत्री थे, रणनीति उनकी थी, संचालक वो थे। पहले भी तो युद्ध हुए थे, लेकिन रणनीति में हमेशा चूक जाते थे। बहादुर तो बहुत हैं, तो रणनीति, वो समझ, वो सोच, वो साजिश, वो बाबूजी की थी। बाबूजी बाद में, इसके बाद में उप प्रधानमंत्री भी हुए, प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन वही आप जानते हैं, जाति प्रथा एक बाधा थी। वो किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उनके बहुत ही ज़्यादा करीब थी वही दगाबाज निकले, वो प्रधानमंत्री नहीं हो पाए, लेकिन बहुत सारी सफलताएं थी। तो ऐसे वक्त में हम बाबूजी की चुनौतियों को, उनके संघर्ष को, उनकी दिक्कतों को हम सब याद कर लेते हैं। मैं तो करता हूँ, मेरे जीवन में मुझे बहुत एक ऊर्जा मिलती है। मेरे लिए तो प्रेरणा स्रोत है ही, एक मिसाल है ही। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बाबूजी को यह ताकत मिलती कहां से थी? वो समाज से मिलती थी, वो आप लोगों से मिलती थी। उनकी आवाज इतनी बुलंद हुई कैसे? वो इतना लड़ कैसे पाए? समाज की वजह से। और जमहूरियत में, लोकतंत्र में तो आवाम का समर्थन ही सब होता है। जब आवाम नहीं, आवाम का समर्थन नहीं, तो आप कुछ नहीं। हो सकता है अपनी भी शक्ति होती है, अपना भी वर्चस्व होता है, तो वो आप लोग थे जो उनके साथ थे। तो मैं चाहूंगा, आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबूजी कहा करते थे कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। हक मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो हम ज़रूर लड़ेंगे, हम छाती ठोक के लड़ेंगे, हम ज़ोर शोर से लड़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मिट्टी, ये फिजाएं एक बार फिर इस समाज की, दलितों की योगदान का इंतज़ार कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमर रहे। तो ये थे अंशुल कुमार जी, बहुत अच्छे वक्ता।